नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं फिर से आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं, तो मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर जो कि था मात्रक एवं बीमा वो कवर करा चुके हैं हम। तो आइए हम आज उससे आगे का चैप्टर जो है उसको आज हम कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है गति एवं वेग। गति एवं वेग, तो इसमें सबसे पहले हम दूरी एवं विस्थापन इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो बात किया जाए जो दूरी क्या है, तो दूरी है किसी खास समय में चले गए कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर आप 1 सेकंड में जो है इतना लंबाई चले यानी कि जो 2 मीटर है, तो यही आपका दूरी कहलाएगा, जो कि 2 मीटर होगा। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। और इसका असहाय मात्रक क्या होता है? इसका असहाय मात्रक होता है मीटर। और इसमें केवल परिमाण होता है, क्योंकि अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता। दूरी जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, परंतु दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या आपने कभी भी सुना है जो कोई व्यक्ति जो है वो -5 मीटर चला है? आपने सुना होगा कोई व्यक्ति जो है या तो 5 मीटर चला या 0 मीटर चला। तो इससे क्या पता चलता है, जो दूरी जो है वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। चलिए दूरी हो गया, अब हम विस्थापन के बारे में जान लेते हैं। तो विस्थापन जो है चली गई न्यूनतम दूरी को है जो वो हम उसको विस्थापन कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति यहाँ से चले फिर यहाँ गए, यानी कि यहाँ गए, सॉरी रुकिए थोड़ा हम फिर से बता देते हैं आपको। कोई व्यक्ति ए से चला और बी पे गया, फिर बी से चला और सी पे गया। ये जो है ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये पूरा जो हो गया ये हो गया दूरी, और न्यूनतम दूरी जो हो गया वो हो गया ये। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन, ये हो जाएगा दूरी। चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ व्यक्ति चला यानी कि दूरी हो गया 7, और विस्थापन जो हो गया इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इतना आपको पता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे दूरी 7 हो जाएगा, विस्थापन 5 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो क्या लिखा हुआ है यहाँ। चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो ये जो दूरी चला यही विस्थापन हो जाएगा, यानी कि सबसे शॉर्टकट रास्ता जो हो जाएगा वो आपका विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें दिशा भी होता है और जिसमें परिमाण भी होता है। जो दोनों होता है उसको सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन का असहाय मात्रक, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है तो उसका भी असहाय मात्रक मीटर ही होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। ये जो है ये NCERT में लिखा गया है। तो आप लोगों को पता है जो रेलवे NCERT में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस कारण से मैंने आपको इसमें ऐड किया है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया दूरी हो गया 7 मीटर और विस्थापन क्या होगा 5। इसको अगर आप अनुपात में लिखेंगे तो दूरी हो गया 7, विस्थापन हो गया 5।
इसको भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 1.2 समथिंग इसी प्रकार आएगा। तो ये जो हो गया विस्थापन और दूरी का मात्रक, वो जो हो गया 1 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। जैसे केवल व्यक्ति इतना ही दूर चला जो किया 5 मीटर, तो विस्थापन भी वही होगा और दूरी भी वही हो जाएगा। अर्थात 5 दूरी हो गया, 5 विस्थापन हो गया, दोनों कट के 1 हो गया। तो दूरी और विस्थापन का जो मान होगा, मान बोल रहे हैं, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वह 1 से बड़ा होगा या 1 से 1 के बराबर होगा। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, जो विस्थापन बट्टा दूरी कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा, बराबर 1 से छोटा या बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो है चाल यानी कि स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मानिए आप यहाँ से चले, एक स्थान ए है, ये एक स्थान बी है, ये हो गया आपका 100 मीटर है, इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। आप इसको 10 मिनट में तय करते हैं, 10 सेकेंड में तय करते हैं, तो आपका चाल क्या हो जाएगा? तो क्या बोल रहा है? एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। आप 100 मीटर का दूरी तय कर रहे हैं, कितना मिनट में? 10 मिनट में। तो आपका क्या हो जाएगा? चाल 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर और सेकेंड है, इस कारण से मीटर पर सेकेंड होगा। अगर यहाँ पे किलोमीटर रहता, यहाँ पे आवर रहता, तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? तो एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूरी बट्टा में समय। इसका चाल का जो ऐसा मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड, और यह भी एक अदिश राशि है। तो चलिए इसके आगे हम वेग पढ़ लेते हैं। वेग क्या होता है? वेग होता है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। तो मानिए जो ये आप यहाँ से चले और यहाँ गए, इतना दूर गए, तो ये दूरी भी हो गया और ये विस्थापन भी हो गया, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं पड़ रहा है आपको। तो ये हो गया आपका विस्थापन। कितना समय में चले? 100 मीटर गए, ये आपका विस्थापन हो गया कितना? 10 सेकेंड में। तो यहाँ भी आपका हो गया वेग 10 मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बट्टा में समय। और वेग का सही मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग जो है एक सदिश राशि वेग एक सदिश राशि और चाल एक अदिश राशि है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए आगे पढ़ देते हैं। जो आगे क्या है? आगे हमारा है त्वरण। त्वरण के बारे में बात किया जाए तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को जो है वो त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टा में समय। वेग में परिवर्तन कब होगा? जब अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से घटा देते हैं, तो वही हो जाता है वेग में परिवर्तन। अर्थात अंतिम जब वेग को घटा देते हैं किससे? प्रारंभिक वेग से। ये जो अंतर आता है, यही अंतर होता है वेग में परिवर्तन। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो कोई व्यक्ति जो है वो
10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है एवं वो कुछ समय बाद वो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने लगता है। तो इसमें वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो अंतिम वेग जो है वह 20 और प्रारंभिक वेग जो है वह है 10। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 10। और वेग में परिवर्तन होने में जो इस व्यक्ति को समय लगा वो था 5 सेकेंड। अर्थात कोई व्यक्ति को 10 से 20 जाने में जो लगा वो लगा 5 सेकेंड। तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम वेग त्वरण का फॉर्मूला हो गया ए बराबर, ए जो है त्वरण के बारे में अंकित करता है, ए त्वरण को संकेत करता है। ए हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय, अर्थात v माइनस यू बाय टी। यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग, v जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम वेग, और टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा समय। और इसके मात्रक के बारे में बात किया जाए तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य हो जाता है, शून्य नहीं ये हो जाएगा शून्य हो जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ जो ये क्या है, वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य कैसे होता है। तो चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 10 मीटर की चाल से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। कुछ देर बाद भी वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी कि 2 सेकंड के बाद से 2 सेकंड के बाद भी वो 10 मीटर की चाल से चल रहा है। फिर 2 सेकंड के बाद वो 10 मीटर की चाल से ही चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ही चल रहा है। तो इसमें वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। और वेग में परिवर्तन के ही की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन 0 हो गया, सेकंड हो गया 2। तो जब 0 को 2 से भाग करेंगे तो वेग का मान क्या हो जाएगा? 0, अर्थात त्वरण जो हो गया 0। तो आपने देखा जो वेग के एक समान होने से त्वरण का मान शून्य हो जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? आगे है गति का समीकरण। अगर गति का समीकरण के बारे में बात किया जाए तो गति के 3 समीकरण हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। गति की परिभाषा तथा समीकरण जो है वो गैलीलियो ने दिया था। गति का प्रथम समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस ए टी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, u जो है वो है प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग, v हो जाएगा अंतिम वेग, a हो जाएगा त्वरण, a हो जाएगा त्वरण, t हो जाएगा यहाँ पे समय, s हो जाएगा दूरी या विस्थापन। तो बस कोई भी क्वेश्चन में आपको यही सब का मान दिया रहेगा, 3 का मान दिया रहेगा और 1 का मान पूछेगा, अर्थात अब 5 में से किसी का मान पूछ सकता है। तो हम अभी आगे क्वेश्चन करके भी देखेंगे जो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो पहला समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस ए टी। पहला गति का पहला समीकरण जो है वेग और तथा समय के बीच संबंध को बताता है, वेग और समय के बीच के संबंध को बताता है। गति का दूसरा समीकरण जो है वह है विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है।
दूसरा समीकरण जो है किसके बीच संबंध को बताता है, विस्थापन और समय के बीच। तीसरा जो है गति का समीकरण वह विस्थापन और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। कहीं विस्थापन को ही स्थिति लिखा रहता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। विस्थापन जी को ही स्थिति भी कहा जाता है। और अगर बात किया जाए जो इस चैप्टर में से लगभग जो क्वेश्चन है यहीं से पूछा जाता है। आपको या तो न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जाएगा या सीधा पूछा जाएगा, गति का पहला समीकरण किनके बीच संबंध को बताता है, गति का दूसरा समीकरण किनके बीच संबंध को बताता है, और गति का तीसरा समीकरण जो है वह किनके बीच संबंध को बताता है। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो गति का जो पहला समीकरण है वह वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध को बताता है। गति का तीसरा समीकरण विस्थापन और वेग के बीच के संबंध को बताता है। तो चलिए इस पे हम एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो है, कोई व्यक्ति जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जो है वो चल रहा है। उसका प्रारंभिक वेग जो है वो है 200 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग जो है वो है 400 मीटर पर सेकेंड। तो 400 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका समय ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात करना है। तो आप देखिए जी, ए यू पी और टी किस समीकरण में है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले ही समीकरण में ये सब कंपोनेंट है, तो पहले ही समीकरण में मान बैठा के निकाल सकते हैं। अक्सर पूछेगा सर लोग दूसरा और तीसरा में क्यों नहीं निकाल सकते, तो दूसरा और तीसरा में देखिए ऐसा है, यहाँ पे विस्थापन का कोई चर्चा या दूरी का कोई चर्चा ही नहीं किया गया है, इसलिए हमको पहले ही नंबर से निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले ही नंबर में बैठाते हैं इसको। तो पहला क्या है समीकरण, बी बराबर यू और प्लस ए और टी। तो v का मान क्या है 400, u का मान कितना है 200, a का मान कितना है 20 और t का मान कितना है निकालना है, तो इसको x मान लीजिए। ये देखिए इधर ये प्लस में है, इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 200। इधर ये गुना में है 2x, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 10 मरतबे में कट जाएगा, तो x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10, अर्थात समय जो है वो हो जाएगा 10 सेकेंड। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको कहीं पे स्थिति देगा या विस्थापन दे देगा, तो आपको दूसरा या तीसरा समीकरण लगा के बनाना पड़ सकता है। तो हम जब प्रैक्टिस अगले सेशन में करेंगे, तो प्रैक्टिस में हम ये सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए इससे आगे हम पढ़ लेते हैं। इससे आगे क्या है, इससे आगे है गति का समीकरण उदाग्र स्थिति में। ये हो जाएगा उदाग्र, यानी कि अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं या कोई वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं उस स्थिति में। इससे पहले जो हम गति का समीकरण पढ़े हैं वह क्षैतिज स्थल पे, क्षैतिज स्थिति में। अभी हम उदाग्र स्थिति में पढ़ने वाले हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, अगर हम किसी व्यक्ति को पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे ए की जगह पे -g पुट करना पड़ेगा गति के समीकरण में। और हम अगर कोई व्यक्ति को ऊपर से जो नीचे गिरा रहे हैं, तो इस ए की जगह पे इसमें +g पुट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको पुट करके देख लेते हैं। पहला समीकरण क्या था, b बराबर b
सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा। तो हमारा पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण था v बराबर u और प्लस AT। देखिए, तो अगर हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या a की जगह पे माइनस जी रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे a की जगह पे माइनस जी, तो क्या हो जाएगा v बराबर u और माइनस जी और t। तो पहला समीकरण हो जाएगा u और माइनस जी टी। उसी प्रकार दूसरा जो था वो था s बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो ए की जगह पे माइनस जी रखना था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ए की जगह पे जी। तो इस प्रकार ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर ए की जगह पे माइनस जी रखेंगे तो ये तीसरा समीकरण भी आ जाएगा। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो नीचे से फेंकने में कुछ तो गति लगाए होंगे, तभी तो नीचे से ऊपर क्या होगा। इसलिए यहाँ पे u का मान कुछ हो सकता है, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, ये होना ही चाहिए। और जब कोई वस्तु ऊपर इस प्रकार गया, यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे वस्तु का गति शून्य हो गया, जो हो गया इसका अंतिम स्थिति। तो यहाँ पे अंतिम स्थिति का मान शून्य होगा। और अगर हम वही बात करें, जो कोई व्यक्ति जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त जगह हम अगर किसी स्थान से कोई वस्तु को छोड़ते हैं, तो वहाँ u का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे छोड़ते वक्त इस प्रारंभिक स्थिति यहाँ हो जाएगी। यहाँ से कोई पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नीचे की ओर ही गिरेगा। तो नीचे की ओर आते वक्त वस्तु का कुछ जो गति होगा, जो हो जाएगा v, यानी कि अंतिम वेग यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यानी कि 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। ऊपर से नीचे आने समय जो गति होगा, तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम नीचे से ऊपर जाते वक्त एक जगह पे माइनस जी रखे थे, तो जो ऊपर से हम नीचे गिराते हैं, तो उसमें हम ए की जगह पे प्लस जी रखेंगे। तो जैसे मैंने उसमें रखा था, उसी प्रकार आप अगर रखेंगे b बराबर u प्लस ए टी था, ए की जगह पे आप सिर्फ जी रखिए, तो पहला समीकरण आ जाएगा। फिर ए की जगह पे जी रखिए, दूसरा समीकरण आ जाएगा। फिर ए की जगह पे जी रखिए, फिर तीसरा समीकरण आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। और अगर बात किया जाए जो हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो मान लीजिए जो कोई भी चीज़ है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होता है। कोई भी चीज़ अगर गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाएगा, यानी कि विपरीत जाएगा, तो माइनस जी आएगा। और कोई व्यक्ति पृथ्वी पे आ रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रहा है, तो प्लस जी कर दीजिएगा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमको और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आगे हमें अब पढ़ना है गति का नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गति का नियम दिया किसने था? गति का नियम जो है उस न्यूटन साहब ने दिया था, जिन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपिया में इसका नियम को लिखा था। और प्रिंसिपिया प्रकाशित कब हुआ था? 1687 में यह प्रकाशित हुआ था, गति का नियम जो था। तो गति का पहला नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम कहता है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगा ले। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बात करते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व होता है पदार्थ का वह गुण जो अगर कोई वस्तु जो है गति में है तो जड़त्व उसको गति में ही रखना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो उस वस्तु को विराम में ही रखना चाहती है। जड़त्व भी दो प्रकारों का होता है, एक होता है गति जड़त्व और एक होता है विराम जड़त्व। और गति जड़त्व के उदाहरण के बारे में बात किया जाए तो आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, आप लोग बस में चल रहे हैं, अगर
बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार दे, चलती गाड़ी में अचानक से ब्रेक मार दे, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस समय गति में है और जड़त्व नियम के अनुसार वो उसको गति में ही रखना चाहती है। परंतु जब एकाएक बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है तो आपका पैर जो है वो विरामा स्थिति में आना चाहता है, परंतु आपका शरीर जो है वह गति जड़त्व के कारण गति में जाना चाहता है, जिसके कारण आपका पैर वहीं पे रह जाता है, आपका शरीर आगे की ओर झुक जाता है। सेम इसी प्रकार होता है विरामा जड़त्व। जब आपको बस लगा होता है तो आपका जो पैर होता है, जो आपका जो शरीर होता है वह होता है विरामावस्था में। जब अचानक से कोई भी बस खुलता है तो आपका जो पैर है वह तो विराम जड़त्व में ही रहता है, परंतु आपका जो शरीर है वो विराम जड़त्व में रहता है, परंतु आपका पैर जो है गति में हो जाता है, जिस कारण से आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया जड़त्व। जड़त्व क्या है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं गति का पहला नियम। गति का पहला नियम है, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगा दे। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, और रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, और दरी को छड़ से पीटने पर धूल कणों का गिरना। मान लीजिए अगर कोई दरी है, इसमें धूल कण बैठा हुआ है, तो दरी को आप खड़ा करके पीटेंगे तो दरी उस समय विराम अवस्था में रहती है, और दरी के साथ साथ दरी के अंदर जो कण है वो भी विराम अवस्था में रहता है। परंतु आप जब उस पर छड़ी से वार करते हैं तो दरी तो जो है वो गति अवस्था में चला जाता है, परंतु उसका कण जो है वो जड़त्व के नियम के अनुसार वो विराम अवस्था में रहता है, जिस कारण से उस दरी में से जो है वो कण निकल जाता है। इसी प्रकार होता है जब पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ती गिर जाते हैं। और एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है, उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाता है। सेम उसी प्रकार होता है, अगर ये है गिलास, इसके ऊपर ये पेपर है और इस पे सिक्का है, अचानक से इसको खींचिएगा तो ये तो गति जड़त्व में आ जाएगा, परंतु ये विरामा जड़त्व के कारण ये गिलास में गिर जाएगा। और उसी प्रकार होता है कांच में पत्थर मारने से उसका टूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें है, जो क्वेश्चन में लगातार पूछता है, वो है न्यूटन की किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है, परंतु बल का जो सूत्र है, बल का सूत्र वो सेकेंड नियम से मिलता है। तो चलिए न्यूटन के दूसरा नियम को देख ले। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगर हम कोई वस्तु है, अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो उसमें जो संवेग होगा और वो जो त्वरण होगा उस पर जो हम बल लगा रहे हैं उसके समानुपाती होगा। अगर हम, आपको पता है, जो हम समानुपाती को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो समानुपाती को हटाने पे हम एक के कांस्टेंट लेते हैं, तो हो जाएगा F बराबर के एम में, और जब के का मान हम 1 रखते हैं तो हमें इससे बल का फॉर्मूला मिलता है F बराबर एम में, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। और बल का, अगर बल की मात्रक के बारे में बात किया जाए तो बल का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, बल का एसआई मात्रक जो है, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन।
और एक डाइन में जो होता है वो 10 के पावर में 5 सॉरी एक न्यूटन में जो होता है वो 10 के पावर में 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। बल भी एक सदिश राशि है। सदिश है इसलिए इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होगा। और वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं और उसका मान जो है वो 2 kg है तो आपको उस पर 2 न्यूटन का बल भी लगाना पड़ेगा, तब आप उसको उठा सकते हैं। और बल अब चलिए बात कर लेते हैं बल क्या है। तो बल जो है भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। अर्थात अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर हम इस पे बल लगाते हैं तो हम इस वस्तु को घिसका सकते हैं या इसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। अगर हम इस वस्तु पर लगातार दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं परंतु ये वस्तु जो है उसी आकार में बना हुआ है तो ये वस्तु जो है वह वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाएगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री, यानी कि देखिए एक वस्तु इधर है और आप बल जो इधर की ओर लगा रहे हैं, वस्तु इधर है तो ये जो हो जाएगा वो कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। और तथा समान दिशा में लगाता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर वस्तु भी इधर है और आप बल भी इधर ही लगा रहे हैं तो 0 डिग्री का कोण होगा, और अगर लंबवत बल लगा रहे हैं तो वो 90 डिग्री का कोण होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। अगर बल हम इधर लगा रहे हैं परंतु विस्थापन इधर हो तो इसको हम नकारात्मक बल कहते हैं। और किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित बल के लिए, यानी कि ये जो था F समानुपाती ma, तो किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है ये निश्चित है तो ये m जो है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में, और ये हो जाएगा a, क्योंकि ये तो है वो स्थिर है। तो ये देखिए जो त्वरण है वो द्रव्यमान के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। और आगे लिखा हुआ है किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम आपको बता ही चुके हैं और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, ये इसका हो गया एक एग्जाम्पल। और गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। तो देखिए फर्श पे गद्दा पे कूदने पे चोट कम क्यों लगता है, क्योंकि गद्दा मुलायम होता है। अगर आप गिरते हैं तो उस समय जो आपका जो वेग होता है वो थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। आप यहाँ पे गिरते हैं तो गद्दा अंदर की ओर जाता है जिससे आपके गिरने में जो है वह समय ज़्यादा ले लेता है, जिस कारण से आपका त्वरण जो है वो त्वरण बहुत कम हो जाता है। त्वरण कम हो जाता है जिसके कारण उस पर फोर्स जो है वो भी कम हो जाता है, जिस कारण से आपको चोट कम लगता है। और आखिरी है जो न्यूटन के गति का दूसरे नियम है, उसमें आखिरी बात है न्यूटन के दूसरे नियम में हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। वो तो हम आपको पिछले ही स्लाइड पे बता चुके हैं। तो दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का क्या सूत्र होता है, F बराबर ma। तो चलिए आप हमको एक क्वेश्चन करके बताइए किस प्रकार करेंगे। हम किसी वस्तु कोई 10 kg का वस्तु है जिस पे हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसका
त्वरण कितना होगा। तो इसको हम बनाने के लिए पहले बल का फॉर्मूला लिख लीजिए, F बराबर ma। यहाँ पे फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो यहाँ लिखिए 5, और इसका द्रव्यमान कितना है 10, और पूछ क्या रहा है त्वरण, त्वरण यानी कि x मान लीजिए इसको 5 दूनी 10, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बोलिएगा सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखिए, क्योंकि त्वरण का जो मात्रा होता है वो होता है न्यूटन, सॉरी त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे न्यूटन का जो तीसरा नियम है हम तीसरा नियम देखेंगे। और आज हम तीनों नियम खत्म ही कर देते हैं इसका। तो तीसरा नियम तो सभी को पता है, जो प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप किसी बेंच पे अगर जो कमजोर से मुक्का मार रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता, परंतु बेंच भी आपकी ओर उसी प्रकार से क्रिया करता है, जिस कारण से आपके हाथ में चोट लगता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम में 2 बातें स्पष्ट होती है, बल हमेशा जोड़े में होंगे, यह कभी अकेला नहीं हो सकता। आप किसी पे बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आप पे बल लगाएगी, अर्थात बल जो है वो जोड़े में होगी, बल अकेले नहीं होगी। तो जिस प्रकार जो अगर कोई रॉकेट, मान लीजिए ये रॉकेट है जो यहाँ से उड़ रहा है, तो रॉकेट पृथ्वी पे अपना बल लगा रही है और पृथ्वी रॉकेट पे बल लगा रही है, जिस कारण से रॉकेट उड़ पाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बल दोनों तरफ से लग सकता है, एक तरफ से नहीं लग सकता। तो इसीलिए बोला जाता है कि बल हमेशा जोड़े में होगा। और दूसरा बात जो है वो है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। देखिए क्रिया यानी कि रॉकेट ने जो पृथ्वी पे बल लगाया वो क्रिया है, और बदले में जो पृथ्वी ने रॉकेट पे बल लगाया वो है प्रतिक्रिया। दोनों ही एक प्रकार से बल ही हैं। इसका एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और तीसरा है जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना, नाव से कूदते समय नाव का पीछे हटना। आप किसी नाव पे खड़े हैं और यहाँ पे है स्थान, आप अगर यहाँ से यहाँ कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर भागता है। तो आप देख रहे हैं आप इधर गए और नाव इधर गया, यानी कि आप क्रिया इधर की और प्रतिक्रिया इधर गया। रॉकेट का उड़ना मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति एवं दिशा का पता चलता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, और तीसरे नियम से जो है हमें बल की प्रकृति एवं दिशा के बारे में पता चलता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें अगर बात किया जाए तो क्या क्या चीज़ बच गया, तो इसमें जो है वो हो गया, बच गया बल के प्रकार बच गया। इसके बाद आपका बच गया एक ठो, इसी चैप्टर में आप लोगों को घर्षण भी पढ़ाई देंगे, तो आपको घर्षण बच गया। उसके बाद घर्षण कितने प्रकार के होते हैं ये बच गया। तो इसके बाद हम आपको इस चैप्टर से जो 2024-25 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका MCQ करा देंगे। तो इस प्रकार से हम आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। दूसरा यानी कि इसमें मानिए तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया।
न्यूटन के गति का नियम और गति एवं वेग, ये 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया समझिए, क्योंकि अगला जो होगा वो लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं कमेंट करके बताएं जो आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं, धन्यवाद।